हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का पीडब्ल्यू के यूपीपीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सारे लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और पॉलिटी बूस्टर सीरीज का ये तीसरा एपिसोड है। 2 एपिसोड हो चुके हैं। हम लोग डेली 5 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम वो क्वेश्चन उठाते हैं जहाँ से आपको प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है और जो आयोग की नज़र में इंपॉर्टेंट भी है, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। हम ऐसे ही क्वेश्चन को उठा रहे हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन के माध्यम से डेली हम आपको 40 से 50 प्रश्न सिखाने की कोशिश करते हैं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़िए, लिंक को शेयर करिए ताकि सभी साथियों तक ये क्लास पहुंचे। और सीधा चलते हैं अपने सेशन में और नजर डालते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1989 से पूर्व यह आयोग एक सदस्य था। 1989 से चुनाव आयोग निरंतर बहुसदस्यीय बना हुआ है और चुनाव संबंधी निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां समान हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हटाए जाने की विधि वही होती है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाए जाने की होती है। यानी कि सवाल पूरा डिपेंड है किस पर? निर्वाचन आयोग पर यह सवाल डिपेंड है। तो इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको दे दिया गया। जो भी विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के होंगे तो आप इंग्लिश वर्जन में भी ये क्वेश्चन आपका है। तो क्योंकि सब समय लिमिटेड होता है, इसलिए एक ही माध्यम में हम पढ़कर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अगर कमेंट करके बताइएगा किसी को अगर असुविधा होगी तो मैं दोनों में पढ़ के ही किया करूँ, दोनों में समझाते हुए दोनों मोड में समझा दूंगा। हालांकि अभी समय कम रहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा बच रहा हूँ कि दोनों में पढ़ने में, दोनों को फिर से क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ने में थोड़ा समय ज़्यादा जाया हो जाएगा, इसलिए मैं अभी एक ही पढ़ रहा हूँ। हालांकि क्वेश्चन मैंने आपको दूसरे मोड में भी दे दिया है। ठीक है, तो चलिए। तो अब निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, तो पहला स्टेटमेंट है कि 1989 से पूर्व यह आयोग एक सदस्य था और 1989 से यह चुनाव आयोग निरंतर बहुसदस्यीय बना रहा और चुनाव संबंधी निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां समान हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हटाए जाने की विधि वही होती है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाए जाने की होती है। इसका मतलब जब तक इसकी कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी तब तक दिक्कत बनी रहेगी। इसका आपको कंप्लीट नॉलेज आपको चाहिए इस निर्वाचन आयोग की, तब तो मामला बनेगा। आइए देखते हैं इसका कंप्लीट नॉलेज क्या है। भाई, निर्वाचन आयोग की अगर बात की जाए, अगर निर्वाचन आयोग की बात की जाए फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, कुछ बातें मैं लिख भी देता हूं, ज्यादातर ओरली समझाऊंगा ताकि कम समय में ज्यादा बता सकूं। निर्वाचन आयोग की बात किया जाए तो सबसे बेसिक बात इसकी हम लोग क्या सीखते हैं कि निर्वाचन आयोग को भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत रखा गया है और इसकी चर्चा जो है वह संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के मध्य निर्वाचन आयोग को रखा गया है। निर्वाचन आयोग के अगर गठन की बात किया जाए, इसके गठन की बात किया जाए, इसका गठन जो है वह 25 जनवरी को किया गया। कब किया गया? 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया, जिसकी वजह से हम लोग 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, क्योंकि इसका गठन ही कब किया गया है? 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया है निर्वाचन आयोग का। लेकिन जब इसका गठन किया गया था तो ये एक सदस्यीय निकाय था। क्या? ये एक सदस्यीय निकाय था। और एक सदस्यीय निकाय ये कब तक था? एक सदस्यीय निकाय ये 1989 तक था। 1989 तक ये एक सदस्यीय निकाय के रूप में रहा, लेकिन 1989 में ये बहुसदस्यीय निकाय बनता है। सर, बहुसदस्यीय जब ये निकाय बनता है तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये बहुसदस्यीय निकाय हो गया, इसका मतलब है कि इसमें एक मुख्य निर्वाचन होंगे और मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, उनके साथ ही साथ 2 अन्य आयुक्त भी इसमें होंगे। क्या? 2 अन्य आयुक्त भी होंगे। लेकिन ये व्यवस्था केवल 1 साल चल पाई, 1990 तक चली और 1990 में इसे पुनः क्या बना दिया गया? इसे पुनः एक सदस्यीय निकाय बना दिया गया। और ये व्यवस्था कब तक चलती है? ये व्यवस्था फिर 1993 तक, 1993 तक चलती है और 1993 में इसे पुनः बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। इसे पुनः बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब पूरा इसका इतिहास क्या हुआ? जब इसका गठन हुआ तो ये एक सदस्यीय निकाय था, 1989 तक ये एक सदस्य ही रहा। उसके बाद ये 1 वर्षों के लिए बहुसदस्यीय हुआ, 1990 में पुनः एक सदस्य कर दिया गया, लेकिन 1993 में फिर से ये बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया और 1993 से लेकर आज 2025 तक निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय निकाय से तात्पर्य यह हुआ कि इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 अन्य आयुक्त होंगे जो उसके साथ मिलकर काम करेंगे। राइट, यहां तक बात समझ में आ गई। अब सवाल ये होता है, दूसरा सवाल यहां पर बनता है कि सर इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति को लेकर के एक नया सवाल खूब बार बार बन रहा है, क्योंकि इनकी नियुक्ति में अब थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। नियुक्ति की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति पहले करता था,
पहले इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता था, लेकिन किसके परामर्श से? मंत्री परिषद के परामर्श से करता था। किसके परामर्श से? मंत्री परिषद के परामर्श से करता था। तो अब कोई दिक्कत आ गई क्या सर? बिल्कुल दिक्कत आ गई। दिक्कत इस बात की आ गई कि समय के साथ ये कहा गया कि मंत्री परिषद के परामर्श पर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति न्यायपालिका की इसकी जो स्वतंत्रता है और निष्पक्षता प्रभावित होती है। इसकी नियुक्ति केवल कार्यपालिका के परामर्श पर नहीं होना चाहिए। इसलिए न्यायपालिका का नया एक आदेश आया था। उस आदेश के बाद अब इसके लिए एक चयन समिति बना दी गई है। इसके लिए एक चयन समिति बना दी गई है और इस चयन समिति में ध्यान रखिएगा, पहले तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश खुद भी शामिल थे, लेकिन अब वो बाहर हो गए हैं। इसमें पीएम होगा, इसमें अब देश का प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा का विपक्ष का नेता होगा और साथ ही साथ केंद्र द्वारा नामित मंत्री होंगे। क्या? केंद्र द्वारा नामित मंत्री होंगे और ये सदस्यीय समिति मिलकर के अब राष्ट्रपति को परामर्श देगी। तब राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की अब क्या करेगा? निर्वाचन आयुक्तों की अब नियुक्ति करेगा। बात अगर कार्यकाल की इनकी की जाए तो इनका कार्यकाल क्या होता है? इनका कार्यकाल क्या होता है? तो इनका कार्यकाल कहा गया है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए वही इनका कार्यकाल माना जाएगा। यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए वो इनका कार्यकाल माना जाता है। दूसरी बात, अगर कभी वेतन की बात आ जाए, इनको वेतन कितना मिलता है? तो इनको वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर वेतन दिया जाता है। कितना? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इनको वेतन दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। कितना मिलता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इनको वेतन दिया जाता है। दूसरी बात, एक सवाल पूछा जाता है, हटाने की प्रक्रिया क्या है? हटाने की इनकी प्रक्रिया क्या है? ध्यान रखिएगा, हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो इनकी हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की है। तो जिस आधार और जिस प्रक्रिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी आधार और उसी प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचन आयुक्तों को भी हटाया जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा। और उससे पहले यदि ये त्यागपत्र देना चाहें, इससे पहले या यदि त्यागपत्र देना चाहें तो ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद रिक्त भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद रिक्त कर सकते हैं। अच्छा, संविधान में चर्चा है, इसका मतलब है कि निर्वाचन आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? संविधान में इसकी चर्चा है, तो इसका मतलब है कि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर बात किया जाए, कई बार एक प्रश्न बनता है, जैसे कि अभी प्रश्न में आया है, क्या किसी भी मामले में निर्णय लेते समय जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पावर होती है वह अन्य निर्वाचन आयुक्तों से अधिक होती है? क्या अन्य निर्वाचन आयुक्तों की पावर मुख्य निर्वाचन आयुक्तों से कम होती है? आंसर है नो। जो पावर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की होगी वही पावर अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास भी होगी, उनसे कम नहीं होगी किसी भी निर्णय के लेने के संबंध में। यह सवाल अक्सर आपके एग्जामिनेशन में बनता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दूसरी बात मैं और बताना चाहूंगा कि निर्वाचन आयोग की जब कार्य की बात आती है तो निर्वाचन आयोग जो है एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में है, जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करता है। ये केवल लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव का संचालन नहीं करता, ये विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव का भी संचालन करता है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव का संचालन भारत निर्वाचन आयोग करता है, उसी प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव का संचालन करता होगा, जो कि गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग का संबंध केवल पंचायत और नगर पालिका के चुनाव से है और भारत निर्वाचन आयोग का संबंध लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सबसे है। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ये निर्वाचन आयोग जो है क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टियों को क्या करता है? ये किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है, चुनाव के समय आचार संहिता जारी करता है। और एक कमाल की बात बता दूं, जब संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अयोग्य होता है तो उसकी अयोग्यता के संबंध में अंतिम निर्णय संसद में राष्ट्रपति लेता है, राज्य विधानमंडल में राज्यपाल लेता है। लेकिन ये दोनों भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद अयोग्यता का निर्णय लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब समसामयिक देख लीजिए, करंट अफेयर का मुद्दा देख लीजिए। अगर करंट अफेयर के मुद्दे की हम बात करें तो करंट अफेयर में वर्तमान में पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार थे, अब उनके स्थान पर ज्ञानेश कुमार आ गए हैं। 2 अन्य आयुक्त हैं, एक विवेक जोशी और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है? सुखविंदर सिंह सुंधू। तो ये आप संरचना भी याद रखिएगा कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त
कौन है। राइट, सारी बातें क्लियर हो गई। तो यहां से आपने केवल एक सवाल नहीं, लगभग 15 से 20 सवाल आपने यहां से कवर कर लिए, जो सवाल आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब सर अगर आप एक बात और बता देते तो और मजा आ जाता। कौन सी बात? एक्चुअली सब मैराथन क्लासेस है, बहुत बड़ी कहानी है। निर्वाचन आयोग अभी 2 घंटे में पढ़ाना, तो बहुत डिटेल में इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। लेकिन खैर, हम प्रीलिम्स को कवर करने के लिए कोशिश यही कर रहे हैं कि हर डायमेंशन जो प्रीलिम्स में आता है वो हम आपका कवर कर दें। एक सवाल कभी कभी इसके संबंध में आर्टिकल में आ जाता है कि सर इसी 324 के बीच में एक आर्टिकल 325 आता है और एक आर्टिकल 326 आता है। ये दोनों आर्टिकल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जहां 325 ये कहता है कि मतदाता सूची तैयार करते समय किसी भी आधार पर, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, वर्ग के आधार पर भेदभाव किए बगैर मतदाता सूची तैयार की जाएगी। और 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करता है, यानी कि देश के भीतर जितने भी वयस्क लोग होंगे उन सबको हमारे देश में मान्यता वोट देने का अधिकार होगा, उन सबको वोट देने का अधिकार होगा बगैर किसी आधार पर भेदभाव किए। यहां सीमित मताधिकार नहीं है, यहां संपत्ति के आधार पर, आय के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। जब मतदाता सूची तैयार किया जाएगा, हमारे देश के भीतर जितने भी वयस्क लोग हैं जिनका किसी राज्य की मतदाता सूची में नाम है, उनको मत देने का अधिकार होगा, जो कि समानता का सबसे बड़ा ये द्योतक माना जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति के स्वाभिमान का ये कहीं ना कहीं क्या करता है, स्वाभिमान का भी बढ़ावा देता है, स्वाभिमान का विकास करता है और उनके अंदर ये विश्वास दिलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा भारत जैसे देश में पवित्र है। राइट। तो उम्मीद करते हैं कि सारे पॉइंट्स आप लोग इसके समझ गए होंगे। अब आप आराम से स्टेटमेंट को लगाइए कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 1989 से पूर्व यह आयोग एक सदस्य था। बिल्कुल ठीक है। 1989 से चुनाव आयोग निरंतर बहुसदस्यीय बना हुआ है, ये आपका गलत है। 93 से बहुसदस्यीय बना। चुनाव संबंधी निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां समान होती हैं। ठीक है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हटाए जाने की विधि वही होती है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की होती है। क्या? अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कार्यकाल पूरा होने से पहले पूर्व हटाए जाने की विधि वही होती है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की होती है। क्या? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की होती है। अब ये बताना है आपको कि इसमें क्या इनकी भी कार्यकाल हटाने की प्रक्रिया वही होती है। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर बात की जाए, देखिए एक मामला फंसा हुआ है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी आधार और उसी प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, लेकिन अन्य आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति हटाता है। लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति हटा, ये चौथा सवाल आपको फंसा लिया कि अन्य आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर जो है वह राष्ट्रपति हटाता है, इसलिए आपका चौथा स्टेटमेंट जो हो गया वो गलत हो गया। अब आपका 1 और 3 विकल्प क्या हो गया? 1 और 3 विकल्प आपका सही हो गया, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वित्त आयोग के संबंध में एक बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है और आयोग का ये बहुत फेवरेट है। खास बात ये है फ्रेंड्स, ये आयोग का बहुत फेवरेट भी है, ये आयोग का बहुत फेवरेट भी। एक क्वेश्चन यहां से आयोग हमेशा पूछता है वित्त आयोग को लेकर के। तो आइए पूरे वित्त आयोग की संरचना के बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को समझा देता हूं, इसमें क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है। कि वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वर्ष 2020 से 25 तक के लिए होंगी। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। भारत में वित्त आयोग का गठन वर्ष 1952 में किया गया। अब देखिए, वित्त आयोग को लेकर के भी आपको मैं कंप्लीट एक डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं ताकि यहां से भी बनने वाले सवाल आपको परेशान न करें, यहां से भी बनने वाले सवाल आपको परेशान न करें, ध्यान रखिएगा। अभी यहां पर बूस्टर सीरीज में करा रहे हैं, मैराथन में भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए पूछे गए हैं उसके माध्यम से भी लगभग सबकी चर्चाएं हो ही जाएंगी। मैं मैराथन में इस बार आईएएस और पीसीएस दोनों के क्वेश्चन कराऊंगा। मैराथन का आपको डेट में जब अनाउंस कर दूंगा, शायद संडे के दिन लूंगा, चाहे इस संडे चाहे अगले संडे को लूंगा मैं, तो उसमें इस बार आईएएस के और पीसीएस के सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा और हर जगह से क्वेश्चन इतने मिल ही जाएंगे कि मुझे समझाने भर का पर्याप्त है। केवल मुझे बहाना चाहिए क्वेश्चन का, बाकी आसपास सारी चीजें हम घेर देंगे। तो आप इस बार, और आईएएस और पीसीएस के क्वेश्चनों का रिवीजन भी हो जाएगा, आसपास का सारा तैयारी भी हो जाएगी हमारी। वित्त आयोग की बात करें तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। क्या? अनुच्छेद 280 में है। एक बार यूपीपीसीएस 2023 में एक सवाल पूछा गया इसकी संरचना को लेकर। यूपीपीसीएस में एक सवाल पूछा गया वित्त आयोग की संरचना को लेकर। वित्त आयोग की संरचना में कहा गया है इसमें एक अध्यक्ष होता है,
एक अध्यक्ष होता है और साथ ही साथ भाई इसमें कौन होता है, 4 अन्य सदस्य भी होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं। यानी कि इसकी संरचना में टोटल मेंबर की संख्या अगर बात की जाए तो टोटल 5 होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अगर बात की जाए इनकी नियुक्ति की, सर इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है भाई, नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अभी एक सवाल हुआ, एक पेपर हुआ, वहां पर एक सवाल पूछा गया 13 मई, एकदम लेटेस्ट पेपर का मैं पैटर्न बता रहा हूं। 13 मई को बीपीएससी का एग्जाम हुआ, बीपीएससी एग्जाम हुआ 2025 में। वित्त आयोग को लेकर के हमेशा हम बताते हैं कि आप इनकी योग्यता को लेकर के सतर्क रहिएगा, इनकी योग्यता का सवाल अक्सर आपके एग्जामिनेशन में बनेगा। योग्यता को लेकर सवाल क्यों बनता है, क्योंकि योग्यता की चर्चा संविधान में नहीं है, योग्यता की चर्चा जो है संविधान में नहीं है। जिसकी चर्चा संविधान में नहीं होती उसी के सवाल ज्यादा बनने की संभावना होती, जैसा कि मैं बता रहा था एक दिन। इसकी योग्यता का निर्धारण करने की शक्ति किसको दी गई है, संसद को कहा गया है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता का निर्धारण संसद करेगी। और संसद ने एक अधिनियम बनाया, वित्त आयोग अधिनियम। क्या बनाया, संसद ने एक अधिनियम बनाया, वित्त आयोग अधिनियम। और वित्त आयोग अधिनियम 1951 और वित्त आयोग अधिनियम 1951 के माध्यम से इनकी योग्यता का निर्धारण किया, जिसके तहत अध्यक्ष की भी योग्यता के बारे में बताया गया और अन्य सदस्य की योग्यता के बारे में भी बताया गया, अन्य सदस्य की योग्यता के बारे में भी बताया गया। अध्यक्ष के बारे में कहा गया कि अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होगा जो वित्तीय जानकारी रखेगा, जो वित्त का जानकार व्यक्ति होगा। अन्य सदस्य 3 में से कोई भी एक योग्यता का धारण कर सकते हैं, या तो वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो, या तो वो अर्थशास्त्र के ज्ञाता हों, या तो प्रशासन के जानकार व्यक्ति हों। ऐसे योग्यताओं में से किसी एक का धारण करने वाला कोई व्यक्ति वित्त आयोग का सदस्य बन सकता है। हालांकि जो योग्यता मैं आपको बता रहा हूं ये संविधान में नहीं है, बल्कि इस योग्यता का निर्धारण संसद द्वारा विधि बनाकर वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत किया गया। और बीपीएससी में यही सवाल पूछा गया कि वित्त आयोग की योग्यता का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, संविधान द्वारा, संसद द्वारा विधि बनाकर, राज्य विधानमंडल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो संसद द्वारा विधि बनाकर वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो वित्त आयोग का चर्चा अनुच्छेद 280 में है। और 281 आर्टिकल भी एक बार पूछा गया था, अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 281 के तहत वित्त आयोग जो है वह अपनी रिपोर्ट किसको देता है, अपनी रिपोर्ट जो है वह राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, केंद्र एवं राज्य के मध्य करों का बंटवारा करना। क्या, वित्त आयोग का जो सबसे मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, केंद्र एवं राज्य के मध्य करों का बंटवारा करना। और साथ ही साथ भारत की संचित निधि से राज्यों को कितना अनुदान दिया जाए इसके संबंध में वह केंद्र से सिफारिश करता है। फिर से अपनी बात में दोहरा रहा हूं, वित्त आयोग का पहला कार्य है कि केंद्र एवं राज्य के मध्य करों का बंटवारा करना, जो बार बार पूछा जाता है। और वित्त आयोग का दूसरा कार्य है कि भारत की संचित निधि से राज्यों को कितना अनुदान दिया जाए, कितना ग्रांट दिया जाए, इस बात की सिफारिश करना। एक होता है डेप्ट, एक होता है ग्रांट। डेप्ट मतलब उधार, ग्रांट मतलब अनुदान। अनुदान की वापसी नहीं होती है, उधार की वापसी होती है। तो भारत की संचित निधि से, क्योंकि भारत एक फेडरल कंट्री है, केंद्र में राज्यों की भी हिस्सेदारी है, तो केंद्र से भारत की संचित निधि से यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से राज्यों को कितना अनुदान दिया जाए इसके संबंध में परामर्श जो है केंद्र सरकार को कौन देता है, वित्त आयोग ही देता है। इस बात की चर्चा कहां हुई है, ये एग्जाम में सवाल पूछा गया यूपीपीसीएस में, अनुच्छेद 275 में ये चर्चा हुई, नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 275 में यह चर्चा हुई है। आर्टिकल 275 में यह कहा गया है कि वित्त आयोग भारत की संचित निधि से राज्यों को कितना अनुदान दिया जाना चाहिए इसके संबंध में वो सरकार को परामर्श देगा। लेकिन मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि जो भी परामर्श दिया जाएगा, क्या, जो भी परामर्श दिया जाएगा किसके द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा जो भी परामर्श दिया जाएगा वह परामर्श जो होगा बाध्यकारी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, वह परामर्श बाध्यकारी नहीं होगा, वह परामर्श केवल सलाहकारी प्रवृत्ति के होंगे। यानी उस परामर्श को माने या ना माने ये किसकी मंशा है, सरकार की मंशा है। और एक सामान्य ज्ञान पूछा जाता है कि प्रथम बार वित्त आयोग का गठन कब किया गया। प्रथम बार वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। क्या, प्रथम वित्त आयोग का जो गठन किया गया, प्रथम वित्त आयोग का
प्रथम वित्त आयोग का जो गठन किया गया वो कब किया गया? 1951 में किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? यूपीपीसीएस ने 2 बार सवाल पूछा है। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी जी बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? इसके अध्यक्ष जो है वह केसी नियोगी जी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसको भी ध्यान रखना है, केसी नियोगी जी बनाए गए थे। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है सर? वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा? 15वां वित्त आयोग। जिसके अध्यक्ष कौन है सर? जिसके वित्त अध्यक्ष जो हैं एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे एनके सिंह थे। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक है सर? इसका कार्यकाल वैसे 2020 से लेकर के 2025 तक था, लेकिन 2026 तक विस्तारित कर दिया गया है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब इसके बाद 16वें वित्त आयोग का गठन होगा? अरे गठन नहीं होगा, गठन हो चुका। गठन नहीं होगा, 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका भाई, इसको याद रखिएगा। ये करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट सवाल है और ये 27 जुलाई 2025 को एग्जाम में आया भी था। 27 जुलाई 2025 को आरओ प्री का जो रिजल्ट आ गया, ये अभी इसमें क्वेश्चन पूछा भी गया था और इसमें बताया गया कि 16वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 16वें वित्त आयोग का गठन 2023 में किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर 2023 में किया गया था और स्टेटमेंट में 2024 देके आपको फंसा लिया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया सर? ये अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में किया गया। किसके? अरविंद पनगड़िया जी की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, जो कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी थे। अरविंद पनगड़िया साहब नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी थे और अरविंद पनगड़िया जी की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया 2023 में। जब 27 जुलाई को क्वेश्चन पूछा गया था, वहां 24 देकर के आपको फंसा लिया गया था, वो स्टेटमेंट गलत था। अच्छा, कभी कभी 12वां, 13वां, 14वां और 15 का भी वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछा जाता है। तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाईवी रेड्डी थे, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह है। 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी रहेंगे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे और प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। सारी बातें क्लियर कर दिए। कम से कम 15 से 20 सवालों को हमने यहां घेर दिया है। अब यहां से बाहर वित्त आयोग का सवाल आपकी पीसीएस में तो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, चलिए अब सवाल को देखिएगा। क्या 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वर्ष 2020 से 25 तक के लिए होंगी? हाँ होंगी। अब इसका विस्तार भी वैसे 26 के लिए होगा, फिलहाल स्टेटमेंट सही माना जाएगा। क्या वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया? बिल्कुल सही है। क्या भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1952 में किया गया था? अभी मैंने बताया कि 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन का चयन करना किया गया है। गलत कथन का चयन किया गया है। तो ये आयोग के बारे में मेरा मानना है कि 50% बच्चों के पास अच्छी समझ नहीं है। 50% बच्चों के पास अच्छी समझ नहीं है। तो मैं आपको परिसीमन आयोग के बारे में बताता हूं। क्या? परिसीमन आयोग के बारे में बताता हूं। अगर परिसीमन आयोग का, ये परिसीमन आयोग क्या है सर? हम तो आज तक यही नहीं समझ पाते। कुछ बच्चे कहते हैं कि परिसीमन आयोग है क्या सर? परिसीमन का मतलब होता है कि निर्वाचन क्षेत्रों का बगैर सीटों में कोई परिवर्तन किए उनका पुनर्निर्धारण करना। क्या? निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना। अरे जब निर्वाचन क्षेत्रों का एक बार निर्धारण कर दिया गया, बार बार पुनर्निर्धारण करने की क्या जरूरत है सर? जब एक बार निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण कर दिया गया तो बार बार पुनर्निर्धारण करने की क्या जरूरत आई? ये परिसीमन आयोग की आवश्यकता ही क्यों पड़ी सर? आवश्यकता इसलिए पड़ी, मान लीजिए कि भारत का ये संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है और प्रशासनिक कार्यों के लिए इसको अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया है। ठीक, मान लीजिए एक इकाई ये है, एक निर्वाचन क्षेत्र ये है, एक ये है, एक ये है और एक पांचवा ये है, छठा ये है। और हमारा संविधान कहता है कि भारत में प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली है कि और एकल व्यवस्था है, यानी एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व होगा। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही व्यक्ति का चुनाव होगा, 2 व्यक्ति नहीं चुने जाएंगे। ठीक है। दूसरी तरफ हमारा संविधान यह कहता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जिस व्यक्ति का चुनाव होगा वह दूसरे व्यक्ति के समान ही प्रतिनिधित्व करेगा, दूसरे व्यक्ति के समान ही प्रतिनिधित्व करेगा। मतलब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों से जो उम्मीदवार चुन के जाएंगे, प्रत्येक उम्मीदवार समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो अलग अलग जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। ये वाला नहीं कह सकता कि हम 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं, ये बेचारा कहे हम 2 लाख लोगों का कह रहे हैं। नहीं,
कमजोर और ताकतवर कोई नहीं होगा, सब बराबर होंगे वहां पर। प्रत्येक उम्मीदवार समान जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन करेगा। लेकिन सर क्या प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों में समान मात्रा में जनसंख्या बढ़ेगी? 100 बच्चे यहां इधर बढ़ेंगे, 100 बच्चे इधर बढ़ेंगे, ये कैसे तय होगा? ये तो नैसर्गिक चीज है, ये तो प्राकृतिक चीज है। इसीलिए क्षेत्रीय असंतुलन का खतरा बढ़ता है। इसीलिए क्षेत्रीय असंतुलन का खतरा बढ़ता है कि समय के साथ साथ निर्वाचन क्षेत्रों की कहीं कहीं जनसंख्या बढ़ सकती है, कहीं घट जा सकती है। इससे उम्मीदवारों में प्रतिनिधित्व का मात्रा भी असंतुलित हो जाएगा। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था किया। भारतीय संविधान में एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम है अनुच्छेद 82, और अनुच्छेद 82 संसद को यह पावर देता है, ये संसद को पावर देता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात क्या करेंगे? राष्ट्रपति जो होगा, जो भारत का राष्ट्रपति होगा, वह क्या करेगा? परिसीमन आयोग का गठन करेगा। हर जनगणना के बाद गठन करेगा, और हर जनगणना के बाद तय होगा कि भैया आपके यहां कितनी जनसंख्या बढ़ी, आपके यहां कितनी बढ़ी और आपके यहां कितनी जनसंख्या बढ़ी है। और उसके बाद क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन किया जाएगा, जो किसके द्वारा किया जाएगा? परिसीमन आयोग के द्वारा। और पुनर्सीमांकन इस प्रकार से किया जाएगा ताकि बगैर सीटों में कोई परिवर्तन किए सबका जनसंख्या का प्रतिनिधित्व समान हो जाए। इसीलिए आजादी के बाद 3 लगातार परिसीमन आयोगों का गठन किया गया। आजादी के बाद पहले 3 परिसीमन आयोग बनाए गए, इसको समझिएगा। आजादी के बाद पहले 3 परिसीमन आयोग बनाए गए। 3 परिसीमन आयोग जो है आजादी के बाद बनाए गए, वह 1952 में बनाए गए, 1962 में बनाए गए, 1972 में बनाए गए। ये 3 परिसीमन आयोग पहली बार 3 बार लगातार बना। लेकिन उसके बाद ये देखा जा रहा था कि भाई परिसीमन आयोग के माध्यम से कई बार सीटों में भी परिवर्तन बढ़ाना पड़ रहा था। और यह देखा गया कि उसी समय जनसंख्या का मामला बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। दक्षिण के राज्य जनसंख्या पर कंट्रोल किए हुए थे, उत्तर में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसका दुष्परिणाम यह हो रहा था कि सीटों की संख्या ज्यादा मिलती जा रही थी। किसको? उत्तर वाले लोगों को, और दक्षिण वालों में सीटों की संख्या कम थी, जबकि वो देश के विकास में, देश की जरूरतों में भागीदार बन करके वह जनसंख्या पर कंट्रोल भी किए हुए थे। कहा गया ये बात ठीक नहीं है, ऐसा करो भैया, अब सीटों में परिवर्तन नहीं होगा, केवल निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन होगा, और कुछ दिन के लिए लग रहा परिसीमन आयोग अब रोकना पड़ेगा। तो एक संशोधन किया गया भारतीय संविधान में जिसका नाम है 42वां संविधान संशोधन 1976। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से कहा गया कि अब जो सीटों का संख्या है वह 2000 तक यथावत बना रहेगा, 2000 तक यथावत बना रहेगा, बगैर सीटों में परिवर्तन किए अब इनका पुनर्सीमांकन किया जाएगा ताकि उत्तर और दक्षिण के लोगों में क्षेत्रीय असंतुलन न आए, सीटें बराबर सी रहे। और उसके बाद यह भी कह दिया गया कि अब इसका आधार 1971 की जनगणना बनी रहेगी। 1971 के जनगणना के आधार पर ही अब पुनर्सीमांकन किया जाएगा। और उसके बाद 3 बार 82 में, 92 में और 92 में परिसीमन आयोग नहीं बना, ताकि ये क्षेत्रीय संतुलन बन जाए। लेकिन आगे चलकर एक परिवर्तन फिर किया गया। 84वां संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से, जहां एक तरफ कर दिया गया अब केवल 2000 तक नहीं, अब सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा सीटों में, 2026 तक। ये 84वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। और इसी 84वें संविधान संशोधन में यह भी कह दिया गया कि अब परिसीमन आयोग जो होगा उसकी जनसंख्या का आधार 1971 नहीं होगा, उसकी जनसंख्या का आधार 1991 होगा। लेकिन इसी के 2 साल बाद फिर एक संशोधन कराया गया जिसका नाम है 87वां संविधान संशोधन 2003। 87वां संविधान संशोधन 2003। और इसके माध्यम से कहा गया अब परिसीमन आयोग सीट अपने निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन जब करेगा, अब जनसंख्या का जो आधार होगा वह 2001 की जनगणना होगी। क्या वो 2001 की जनगणना होगी। और उसके बाद चौथे परिसीमन आयोग का गठन किया गया 2002 में। किसकी अध्यक्षता में? दिलीप
सिंह की अध्यक्षता में, क्या दिलीप सिंह की अध्यक्षता में, जो कि एक रिटायर्ड न्यायाधीश थे, दिलीप सिंह की अध्यक्षता में एक चौथे परिसीमन आयोग का गठन 2002 में किया गया। किस जनगणना के आधार पर? 2001 की जनगणना के आधार पर। और वो कब लागू हुआ? 2008 में। जानकारी के लिए बता दूं, परिसीमन आयोग जिस लोकसभा या विधानसभा के कार्यकाल में बनाया जाता है, उस कार्यकाल में इसका गठन नहीं किया जाता, उस कार्यकाल में यह कार्य नहीं करता, उसके अगले वाले चुनाव में कार्य करता है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, 16वीं, 17वीं और 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है वो चौथे परिसीमन आयोग के आधार पर हुआ है, वो चौथे परिसीमन आयोग के आधार पर हुआ है। तो अब तक कुल कितने परिसीमन आयोग बनाए जा चुके हैं? 4 परिसीमन आयोग बनाए जा चुके हैं। क्या अब तक कुल 4 परिसीमन आयोग बनाए जा चुके हैं? कौन कौन सा? 1952 में, 1962 में, 1972 में, 2002 में। कभी सवाल पूछा गया? अरे मेरे भाई, आईएएस 2023 में पूछा गया, आईएएस 2024 में, बल्कि 23 कह रहे हैं, आईएएस 2024 में यह सवाल पूछा गया था, आईएएस 2024 में यह सवाल पूछा गया था कि अब तक कुल कितने परिसीमन आयोग बनाए गए? अब तक कुल 4 परिसीमन आयोग बनाए गए। और यह परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है। परिसीमन आयोग की रिपोर्टों पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग की रिपोर्टों पर किसी भी न्यायालय में न तो चुनौती दी जा सकती, न तो इस पर संसद में किसी भी प्रकार का कोई बहस हो सकता है। यानी कि मतलब परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय होगा जो अपना कार्य निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर करता है, जिसका मुख्य कार्य बगैर सीटों में परिवर्तन किए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन करना है। और पुनर्सीमांकन इस प्रकार से करना है ताकि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों में समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हो, ताकि कोई क्षेत्रीय असंतुलन ना आने पाए। और ये 3 संशोधन याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 2000 तक सीटों को यथावत कर दिया गया था और जनसंख्या का आधार 1971 बनाया गया था। लेकिन आगे चल करके 84वां संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा की सीटों को 2026 तक यथावत कर दिया गया और परिसीमन आयोग के लिए कहा गया कि अब आपकी जनसंख्या का अधिकार आधार 1991 होगा। लेकिन 87वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से कहा गया अब 1991 नहीं, अब परिसीमन आयोग के लिए जो जनसंख्या का आधार होगा वह 2001 होगा। और इसी के बाद 2002 में चौथे परिसीमन आयोग का गठन किया गया दिलीप सिंह की अध्यक्षता में। और उसके बाद जो परिसीमन आयोग काम किया वो 2008 में लागू हुआ, उसी के माध्यम से अब तक चुनाव हो रहा है। और कुल मिलाकर अब तक 4 परिसीमन आयोग बन चुके हैं। और इसका कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है, संशोधन क्या है, परिवर्तन क्या हुआ, ये सब मैंने बता दिया। और 82 में, 92 में कोई परिसीमन आयोग नहीं बनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था जो लगातार जनसंख्या में असंतुलन बढ़ता जा रहा था उसको कंट्रोल करना। राइट। अब सवाल देख लीजिए, अब सवाल देख लीजिएगा कि इसके द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण किया जाता है। बिल्कुल यही तो समझा रहे हैं, यही तो समझा रहे हैं, यही किया जाता है। और इस आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था होती है। बिल्कुल ठीक है। और ये कह रहा कौन सा गलत है? कोई गलत तुलत नहीं है, कोई गलत तुलत नहीं, सब सही है। इसके अलावा इतनी सारी बातें मैंने आपको और परिसीमन आयोग के बारे में बता दिया। 42वां संशोधन, 84वां संशोधन, 87वां संविधान संशोधन, प्रथम परिसीमन आयोग, द्वितीय परिसीमन आयोग, तृतीय परिसीमन आयोग और चौथा परिसीमन आयोग। परीक्षा में सवाल आ जाए कि वर्तमान में परिसीमन आयोग किस जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करता है, तो 2001 की जनसंख्या के आधार पर। 1971 मत बता दीजिएगा, 1971 का दूसरा मैटर है जो आप लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति और के निर्वाचक मंडल वाले में। यहां पर 2001 की जनगणना होगी, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। आज हमको लग रहा है एक ही आपको लास्ट सवाल यही होगा। आज मैंने क्योंकि ज्यादा व्याख्या बता दी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा था इसमें आपको थोड़ा समझ कम रही होगी, इसलिए मुझे ज्यादा समझाना पड़ गया और इसलिए आज 4 ही कराऊंगा। हालांकि 4 क्वेश्चन से मैंने 40-50 क्वेश्चन आपको सिखा दिए। आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा, चौथा आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आज ये। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं? राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, 7वीं अनुसूची में उल्लिखित अनुसूचियां, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। देखिए परिसीमन भी आ गया, परिसीमन भी आ गया, ध्यान रखिएगा। संविधान में संशोधन की शक्ति किसको दी गई है? सबसे बेसिक सवाल। संविधान में संशोधन की शक्ति किसको दी गई है? अगर संविधान में संशोधन की शक्ति की बात किया जाए तो संविधान में संशोधन की शक्ति जो है वह किसको दी गई है? तो ये शक्ति जो है संसद को दी गई है।
किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ये अनुच्छेद 368 के तहत दी गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में ये चर्चा है? भारतीय संविधान के भाग 20 में ये चर्चा है। ये विचार कहां से लिया गया है? ये विचार कहां से लिया गया है? ये विचार जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अच्छा, संसद को अगर संविधान में संशोधन की शक्ति दी गई है तो संविधान में संशोधन ये कितने प्रकार से संसद कर सकती है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 368 के तहत ये 2 प्रकार का, वैसे समानतः ये 3 प्रकार का। एक साधारण बहुमत से भी संशोधन कर सकती है, एक साधारण बहुमत से भी यह संविधान में संशोधन कर सकती है, एक स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत से कर सकती है, एक स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे राज्यों की सहमति से कर सकती है। क्या? आधे राज्यों की सहमति से कर सकती है। क्या? आधे राज्यों की सहमति से भी ये क्या कर सकती है? आधे राज्यों की सहमति से भी यह संशोधन कर सकती है। यानी कि समानता संसद 1 प्रकार, 2 प्रकार और 3 प्रकार से संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में बताई गई है और 368 में केवल 2 प्रकार के संशोधनों का उल्लेख है। केवल 2 प्रकार के संशोधनों का उल्लेख है, स्पेशल मेजॉरिटी वाला और आधे राज्यों की सहमति वाला। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में साधारण बहुमत वाले संशोधनों की चर्चा नहीं है। यह अनुच्छेद 368 की परिधि से बाहर रखा गया। क्या? यह अनुच्छेद 368 की परिधि से बाहर रखा गया है। हालांकि संशोधन ऐसे भी हो सकता है, हालांकि संशोधन ऐसे भी हो सकता है, लेकिन 368 में इसकी चर्चा नहीं की गई है। इसलिए संसद के द्वारा किया गया ऐसा संशोधन जो 368 की प्रक्रिया से नहीं होता, यानी कि जो साधारण बहुमत से होता है, उसे तकनीकी रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। इसीलिए हमसे कमीशन सवाल पूछता है, वह संशोधन कौन कौन सा है जो साधारण बहुमत से होता है? वह संशोधन कौन कौन सा है जो विशेष बहुमत से होता है? वह संशोधन कौन कौन सा है जो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से होता है? क्लास थोड़ा मेरी लेट हो गई है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा ओरली बताऊंगा, आप नोट करते जाइएगा, आप नोट करते जाइएगा वीडियो को पॉज करके भी। साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन कौन है? अगर भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना करना है, अनुच्छेद 2 साधारण बहुमत से हो जाएगा। अगर नए राज्यों का गठन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, सीमा को घटाना है, सीमा को बढ़ाना है, नए राज्यों का नाम में परिवर्तन करना है, नए राज्यों का गठन करना है, इसके संबंध में परिवर्तन करना है, तभी साधारण बहुमत से हो जाएगा अनुच्छेद 3। अगर आपको अनुसूची 2 में यानी शपथ के संबंध में वेतन के और पेंशन में परिवर्तन करना, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तभी भी आपको साधारण बहुमत से कर सकते हैं। अगर आप अनुसूची 1 में भी परिवर्तन करना चाहते हैं, साधारण बहुमत से हो जाएगा। अनुसूची 5 और 6 में संशोधन करना चाहते हैं, साधारण बहुमत से हो जाएगा। अनुसूची 8 में संशोधन करना चाहते हैं, साधारण बहुमत से हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य विधानमंडल का प्रावधान करना चाहते हैं, साधारण बहुमत से हो जाएगा। नागरिकता के संबंध में कोई कानून बनाना चाहते हैं, साधारण बहुमत से हो जाएगा। अगर विधान परिषद का उत्सादन और समापन करना चाहते हैं, आर्टिकल 169 में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, साधारण बहुमत से हो जाएगा। गढ़ पूर्ति यानी कोरम में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, साधारण बहुमत से हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अभी आप देख रहे हैं परिसीमन यानी निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन करना है, कोई परिवर्तन करना है, साधारण बहुमत से हो जाएगा। इसके अलावा राजभाषा में संसद में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में कोई परिवर्तन करना है, साधारण बहुमत हो जाएगा। संसद के नियम में कोई परिवर्तन करना है, साधारण बहुमत से हो जाएगा। संसद के सदस्य और उसके समितियों के विशेषाधिकार में कोई परिवर्तन करना है, ये सारे परिवर्तन केवल साधारण बहुमत से हो सकते हैं। ऐसे परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, इसको 368 की परिधि से बाहर रखा गया है, अतः ऐसे संशोधन तकनीकी रूप से संविधान संशोधन नहीं माने जाते। वह संशोधन कौन से होते हैं जिसमें संशोधन करने के लिए आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है? वह संशोधन कौन है जिसमें संशोधन करने के लिए आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है? हमारे देश का कोई ऐसा विषय, संविधान का कोई ऐसा विषय जिसमें संघीय ढांचे से संबंधित कोई मामला हो, फेडरल संबंधित कोई भी सब्जेक्ट हो, तो संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाला कोई विषय अगर होगा तो इसमें परिवर्तन करने के लिए आधे राज्यों की सहमति की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में परिवर्तन करना हो, आर्टिकल 54 में, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि में परिवर्तन करना हो, आर्टिकल 55 में, केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में परिवर्तन करना हो, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करना हो, अनुसूची 4 और अनुसूची 7 में अगर परिवर्तन करना होगा तो आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। काहे?
क्योंकि अनुसूची 7 में केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है और इससे हमारा संघीय ढांचा प्रभावित होता है। हो सकता है आप संशोधन करके राज्य के कानून बनाने की शक्ति ही छीन लो, इससे राज्य का हित प्रभावित होगा। अतः ये संघीय ढांचे से संबंधित मामला है। अनुसूची 4 जिसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, इस बंटवारे को भी करने के लिए हमें आधे राज्यों की, अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं राज्यसभा की सीटों में, तो हमें आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, केंद्र एवं राज्य के मध्य अगर आप विधायी संबंध में कोई परिवर्तन करते हैं तब भी आपको आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। अरे ये जाने दीजिए, जीएसटी परिषद 279A में कोई परिवर्तन करते हैं तब भी आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। अरे सब तो सब, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में भी कोई संशोधन अगर आप करते हैं, मान लीजिए आप संविधान संशोधन करके वहां बदल दीजिए कि आज के बाद आधे राज्यों की सहमति नहीं ली जाएगी, तब बेचारा राज्य क्या करेगा? इससे हमारा संघीय ढांचा प्रभावित हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 368 में भी परिवर्तन करने के लिए आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है। वीडियो को पॉज करके सारी बातें मैंने जितनी बोली है नोट कर लीजिएगा। ये बार बार सवाल पूछे जाते हैं। अभी आईएएस में भी पूछा गया था 2023 में भी और 24 में भी, और ये पीसीएस में भी पूछा जाता है। तो ये संशोधन जो मैंने बाद में बोले, इसमें आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है। जो मैंने पहले बोले वो केवल साधारण बहुमत से हो जाता है। सर जाते जाते एक बात और बता दीजिए, कौन सी बात? वह संशोधन कौन सा है जो केवल विशेष बहुमत से होता है, जिसमें आधे राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें साधारण बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती? संविधान कहता है कि ऐसा कोई संशोधन जो साधारण बहुमत से नहीं होगा, जो आधे राज्यों की सहमति से नहीं होगा, वो सभी संशोधन स्पेशल मेजॉरिटी से होंगे, विशेष बहुमत से। जैसे प्रस्तावना, मूल अधिकार, निदेशक तत्व या ऐसे विषय जो साधारण बहुमत वाले में, आधे राज्यों की सहमति वाले में शामिल नहीं है, उनको छोड़कर बाकी सभी विषयों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। और यहां विशेष बहुमत से तात्पर्य है सदन का बहुमत प्लस उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3। आज क्वेश्चन मैंने 4 कराया लेकिन सिखाया कम से कम 70-80 सवाल। क्वेश्चन मैंने आपको 7 कराया लेकिन सिखाया मैंने 70 से 80 सवाल। इसलिए मैं आज 4 क्वेश्चन पे ही रोकूंगा और उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको कम से कम 70 से 80 सवाल सिखाया होगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आप नया सीखे होंगे, बहुत सारे नए फैक्ट भी आप याद किए होंगे। और यही उद्देश्य है, केवल औपचारिकता करना इसका उद्देश्य नहीं। इसका उद्देश्य यही है कि अगर ये सेशन में पॉलिटी बूस्टर सीरीज इसका नाम रखा हूँ, स्कोर बूस्टर सीरीज, तो आपका स्कोर बूस्ट हो जाए, यही इसका लक्ष्य है। बाकी आप सभी लोग अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी तो पता चले कि जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ ये आपके लिए कितना लाभकारी होगा, ये सेशन कितना आपके लिए अच्छा रहा, कितनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, पॉलिटी आसान लग रही है या बहुत कठिन लग रही है, सारी बातें एकदम स्पष्ट शीशे की तरह साफ हो रही है या नहीं। कमेंट करके अपने फीडबैक आप लोग ज़रूर बताइएगा। अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुँचे। बाकी मैराथन क्लास जब लेके आऊँगा तो दिन भर पॉलिटी में आपको पढ़ाऊंगा, तो बहुत कुछ उस दिन सिखाऊंगा। मैं बताऊंगा कि पॉलिटी का मैराथन कब आएगा, जल्दी ही आएगा। बाकी शाम को 7 बजे या 7:30 बजे, टाइमिंग कुछ चेंज हो सकती है, तो आप जरूर एक बार थंबनेल देख लीजिएगा, आपका करंट अफेयर का मैराथन वहां पर चल रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों के ढेर सारे प्यार के लिए। आपकी उम्मीदों और आपके ट्रस्ट की वजह से ही मैं खड़ा होता हूं और ये सब कुछ करने के लिए प्रेरित होता हूं कि आपका विश्वास जो हमारे प्रति है, तो उस विश्वास पर मुझे खरा उतरना है। और निसंदेह रूप से अगर आपकी सफलता में थोड़ी बहुत भी भागीदारी मेरी हो पाई तो शायद इससे बेहतर कोई दूसरा और काम मेरे लिए नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।